11 अंधेरा। वही कुछ याद करके नितिन अनामिका से बोलता है, वैसे आरू तुझे पता है उस चुड़ैल को कॉलेज से निकाल दिया है। उसके पापा को कॉलेज में बुलाया था, वो चुड़ैल तो नहीं आई थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी यहाँ आकर सबको फेस करे। वो ये बोल हंसने लगता है, लेकिन उसका ध्यान अनामिका पर नहीं जाता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था। वही अपने पापा का जिक्र सुनकर अनामिका के आंखों के सामने उसके पापा का चेहरा आ जाता है जब वो बचपन में उनके साथ खेलती थी। फिर सीन चेंज होता है जहां अनामिका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अब आगे वही ये सब याद करके अनामिका की आंखों नम हो जाती है और वो खुद से बोलती है, पापा मैं तो आपकी प्रिंसेस थी ना, फिर क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? मैंने तो बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, लेकिन मुझे सिर्फ तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे नफरत तो नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे पापा हो, लेकिन मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसके कान में नितिन की आवाज पड़ती है जो उसे बाइक में बैठने को बोल रहा था। वही अनामिका भी खुद को नॉर्मल करके नितिन के साथ बाइक पर बैठ जाती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक इंसान अपने हाथ में फोटो फ्रेम थी, उसमें एक आदमी के साथ एक औरत थी। वही उस आदमी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी जो देखने में किसी डॉल से कम नहीं थी। वही उन कपल के आसपास 5-6 साल के 2 बच्चे खड़े थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, वो किसी हैप्पी फैमिली से कम नहीं लग रहे थे। वही उस फोटो फ्रेम को देखकर उस आदमी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उस फ्रेम को गले से लगाकर बोलता है, हम नहीं बचा पाए अपने परिवार को, हमने कितनी कोशिश करी हम आपको ढूंढ सके, लेकिन हर बार हम हार रहे हैं। अब हमारी हिम्मत टूटती जा रही है, हमने हमारे अपनों को ही खुद से दूर कर दिया। हम जानते हैं वो हमसे नफरत करते होंगे, लेकिन हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर। ऐसी मजबूरी किसी की किस्मत में ना हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमें ऐसे जीने पर मजबूर कर दिया। वही आदित्य अपने ऑफिस में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग थी, वो अभी काम कर ही रहा था कि तभी कोई उसके केबिन का गेट नॉक करता है। आदित्य बिना अपना सर ऊपर करे ही कम इन बोलता है तो करण अंदर आता है और बोलता है, सर क्लाइंट आ गए हैं और मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। वही ये सुन आदित्य हाँ बोलकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को बंद कर अपनी जगह से उठता है कि तभी अनामिका की फाइल उसके टकराने से गिर जाती है। वही ये देख आदित्य नीचे झुककर फाइल उठता है तो उससे कुछ पेज गिर जाते हैं। वो एक एक करके पेज उठा ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक पेज पर जाता है। वो उठाकर उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो ये सब पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पकड़ उस पेज पर कस जाती है। वो बिना करण की तरफ देखे ही करण से बोलता है, करण क्या तुम्हें ये पता था कि अनामिका जॉब ढूंढ रही है? वही ये सुन करण अपने सर पर मारते हुए बोलता है, हाँ शायद ये मेरे दिमाग से निकल गया था। वही आदित्य उन पेपर्स को देखते हुए बोलता है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अनामिका उस दिन जितनी भी इंटरव्यू देने गई थी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि अनामिका बहुत ब्रिलियंट है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा क्यों? और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? तुम सही में किसी काम के नहीं हो, इतनी जरूरी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी? वही आदित्य की बात सुन करण समझ जाता है उससे गड़बड़ हो गई है, ये बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब उसे डर लग रहा था क्योंकि जो बात वो बताने वाला था वो बहुत जरूरी थी। वो हकलाते हुए बोलता है, यार मैं बताना भूल गया था, वो मायरा उसने सबको अनामिका को जॉब देने से मना किया है। वही आदित्य उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? तुम बहुत ज्यादा ही आलसी हो गए हो। अब से तुम मेहता ग्रुप का प्रोजेक्ट हैंडल करोगे और वो मुझे 1 वीक में कंप्लीट चाहिए। और हाँ, अनामिका को कैसे मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाना है ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हारे पास 2 दिन है। ये बोल वो बिना करण की तरफ देखे वहां से निकल जाता है। वही करण तो सदमे में खड़ा था। वही आदित्य के गेट बंद करने की आवाज से वो होश में आता है और खुद से बोलता है, यार मानता हूँ भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये दिन भर सजा देता रहता है यार। चल अब वरना फिर से फट पड़ेगा। ये बोल वो भी वहां से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ अनामिका नितिन घर पहुंच गए थे और वो दन दनाते हुए घर में घुसते ही चिल्लाने लगते हैं, माँ भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। वो दोनों यही चिल्ला रहे थे और साथ में लड़ भी रहे थे। वही कांति दादी और स्वाति दक्ष के साथ खेल रहे थे, लेकिन जब वो इनकी आवाज सुनते हैं तो कांति दादी बोलती है, लो आ गए ये बच्चे, सही में ये किसी 5 साल के बच्चे से छोटे नहीं है, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं दोनों, जैसे अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। वही स्वाति जी भी हंसते हुए बोलती है, हाँ चलिए माँ, बच्चे भूखे होंगे। ये बोल वो दक्ष को लेकर बाहर आती है तो देखती है कि अनामिका और नितिन दोनों कुशन उठाकर एक दूसरे को मार रहे थे। वही के देख कांति दादी उनसे बोलती है, अब अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया ना तो तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा।
वही उनकी आवाज से दोनों का ध्यान उन पर जाता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं। ये सुन सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कांति दादी हंसते हुए बोलती है, अब तुम दोनों जाओ, फ्रेश होकर आओ, तब तक खाना लगा होगा। वही ये सुन दोनों स्पीड से दौड़कर भाग जाते हैं। वही दक्ष को तो बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत खुश था ये सब देखकर। वही उन्हें ऐसे जाते देख वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। वही स्वाति जी कांति दादी से बोलती है, माँ सही में अनामिका जब से आई है हमारे लिए खुशियां लेकर आई है। वही कांति दादी भी बोलती है, हाँ तुम्हारी बात सही है बेटा, बस अब हमारे घर में खुशियां बनी रहे। फिर वो बोलती है, चल तू ये सब छोड़, खाना लगा दे, बच्चे अभी आते ही होंगे, तू दक्ष को मुझे दे दो। ये बोल वो दक्ष को ले लेती है। वही स्वाति जी भी किचन में चली जाती है। वही थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं। अनामिका दादी के कमरे में फ्रेश होने गई थी। वही बाहर आते ही अनामिका दादी के पास आकर बैठ जाती है और दक्ष को उनसे लेकर खुद उसके साथ खेलने लगती है। वही अनामिका दक्ष को गोद में लेते हुए दक्ष से बोलती है, तो बेबी ने मुझे मिस किया। वही दक्ष बड़ी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला देता है और कस के उसे गले लगा लेता है। वही ये देख नितिन मुंह बनाने लगता है और बोलता है, देखो तो कोई तो पहले मुझे देखते ही मुझसे लिपट जाता था, अब किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है। वही अनामिका उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओ तो कोई जल रहा है, अच्छा है जलो जलो और जलो, लेकिन अब बेबी तो मेरे साथ ही खेलेगा है ना बेबी। वही ये सुन दक्ष हाँ में सर हिलाने लगता है और बोलता है, एंजल गेम। तो अनामिका उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, यस बेबी हम खेलेंगे, पहले हम खाना खा ले। तो दक्ष भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, भूख लगी। तो अनामिका भी बोलती है, ओ बेबी को भूख लगी है, कोई बात नहीं माँ अभी खाना लगा दे, फिर हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। वही दक्ष भी हाँ में सर हिला देता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी स्वाति जी वहां आकर बोलती है, चलो अब कुछ खा लो वरना तुम दोनों सबका दिमाग ही खा जाओगे। वही दोनों का मुंह बन जाता है, लेकिन खाना ज्यादा जरूरी था इसलिए वो बिना कोई बहस करे तुरंत जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वही अनामिका अपने साथ साथ अपने हाथ से दक्ष को भी खिला रही थी। वही खाते हुए अनामिका स्वाति जी से बोलती है, माँ सही में आपके हाथ में जादू है, क्या खाना बनाया है, मेरा तो मन करता है बस खाती ही रहूं। वही ये सुन नितिन भी खाते हुए बोलता है, हाँ खाती रह, फिर क्या, बस थोड़े दिन में अच्छी खासी मोटी हो जाएगी, फिर मैं तुझे बाइक पर बैठाकर कॉलेज भी नहीं ले जा पाऊंगा, फिर तू कैसे गोलू मोलू लगेगी, एकदम पांडा जैसी। वही ये सुना अनामिका गुस्से से उससे घूरती है और बोलती है, भाई अब अपने मेरा मजाक बनाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही दक्ष भी गुस्से से नितिन को घूर रहा था और बोलता है, तातू मेरी एंजल तो परेशान मत करो। वही नितिन घूरते हुए उससे बोलता है, ओए छोटे चूजे तुमने पार्टी कब बदल ली, रुको तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही अनामिका उससे घूरते हुए बोलती है, मेरे बेबी को अगर अपने परेशान किया था तो याद रखना मैं क्या क्या कर सकती हूँ, याद है ना मैं कॉलेज में कैसे आपको परेशान करती थी, मैंने बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लेकिन लगता है मेरी खामोशी को अपने मेरी हार समझ ली है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा कि अनामिका क्या चीज है। वही जब नितिन अनामिका की बात सुनता है तो उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं, कैसे कैसे अनामिका ने उसे परेशान किया था, ये याद करके वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। तभी उसका ध्यान अपने आसपास जाता है जहां सब उसे ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वही अनामिका समझ जाती है कि नितिन के दिमाग में क्या चल रहा है और ये देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है और वो नितिन से बोलती है, भाई डरो मत, वो सब मैं अभी नहीं करूंगी, जब आप मुझे और मेरे चैंप को परेशान करोगे तब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वही नितिन बोलता है, हाँ मैं समझ गया, अब धमकाने की जरूरत नहीं है, जब देखो तब मुझे डराती रहती है। वही खाना खाने के बाद अनामिका, दक्ष और नितिन लुका छुपी खेलने लगते हैं। वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। वही स्वाति जी और कांति दादी उन्हें ये सब करते देख रही थी। वही अब टर्न नितिन का था तो वही अनामिका दक्ष के साथ नरेश जी के कमरे में जाकर उनके बेड के साइड में जाकर छुप जाती है। वही अनामिका आज दिन भर भगा दौड़ी की वजह से वहां छुपते ही सो जाती है। वही दक्ष जो अनामिका की गोद में ही था वो भी सो जाता है। वही सोते हुए अनामिका कब नरेश जी का हाथ पकड़ लेती है इससे पता ही नहीं चलता है। वही नरेश जी जो जगे हुए ही थे वो अपना हाथ उठाकर अनामिका के सर पर हाथ फेरना चाहते थे, वो उसे अपनी बेटी बोलना चाहते थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकलकर बह रही थी। वो आज बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें आज अपनी हालात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। फाइनली उनका हाथ धीरे धीरे करके कांपते हुए उठ जाता है और वो अपना हाथ अनामिका के सर पर रखकर सहलाने लगते हैं और फाइनली उनके मुंह से निकलता है, बेटा
ये वो पहला शब्द था जो उन्होंने कोमा में जाने के बाद इतने सालों बाद बोले थे। वही उनका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था और वो प्यार से अनामिका के सर पर हाथ फेर रहे थे। अभी वो ये कर ही रहे थे कि तभी नितिन अनामिका को ढूंढते हुए वहां आया ही था कि तभी उसका ध्यान जैसे ही कमरे में जाता है तो वो चिल्लाता है, पापा। वहीं नितिन की आवाज बहुत तेज थी जिसे स्वाति जी और कांति जी ने भी सुन ली थी। वो दोनों भी डर गए थे और तुरंत भागकर उनके पास जाते हैं। वहीं अनामिका जो दक्ष को अपनी गोद में लेकर सो रही थी उसकी आंख भी खुल जाती है और वो इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ फील होता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। 12 अनामिका के दिल में एक खालीपन। वहीं नितिन की आवाज बहुत तेज थी जिसे स्वाति जी और कांति जी ने भी सुन ली थी। वो दोनों भी डर गए थे और तुरंत भागकर उनके पास जाते हैं। वहीं अनामिका जो दक्ष को अपनी गोद में लेकर सो रही थी उसकी आंख भी खुल जाती है और वो इधर उधर देखकर अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे अपने सर पर किसी का हाथ फील होता है। वो जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। अब आगे, क्योंकि उसके सर पर नरेश जी का हाथ था और वो उसके सर को सहला रहे थे और वो कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन उन्हें दिक्कत हो रही थी। वही बाकी सब तो हैरानी और खुशी के साथ उन्हें ही देख रहे थे क्योंकि इतने टाइम बाद उन्होंने रिएक्ट किया था। वो कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनके मुंह से निकलता है, मीरा। इसके साथ वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बहुत एग्जॉस्ट कर लिए था। वही उन्हें ऐसे बेहोश होते देख सब घबरा जाते हैं। वही स्वाति जी, नितिन और कांति दादी तुरंत भागकर उनके पास आते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। वही नितिन तुरंत फोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करके वहां बुला लेता है। वही इंडिया से बाहर लंदन में एक कंपनी के टॉप फ्लोर पर एक इंसान कांच के बाहर देख रहा था। वो अपनी किसी और ही सोच में खोया हुआ था। तभी कोई हड़बड़ाते हुए उसके केबिन में आता है बिना नॉक करे। वही वो इंसान जो कहीं खोया हुआ था। ऐसी किसी को अपने केबिन गेट के खुलने की आवाज से वो गुस्सा हो जाता है। वो पलटकर कुछ बोलने ही वाला था कि सामने वाले इंसान को देखकर वो शांत हो जाता है। वही वो इंसान जो अंदर आया था वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई उस लड़की की सच्चाई सबके सामने आ गई है और ये भी डिसाइड किया गया है कि उसके नाम के पीछे से वो सरनेम भी वापस ले लेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, उस चुड़ैल को फाइनली सजा मिल रही है। लेकिन वो सामने वाला इंसान ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे ये बात उसके लिए ज्यादा मायने ही नहीं रखती है। वही अपने भाई को अभी भी इतना शांत देख उस इंसान को समझ ही नहीं आता है उसके भाई के मन में चल क्या रहा है। इसलिए वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कोई केबिन में नॉक करता है। वही वो इंसान अंदर आने को बोलता है। तभी दो लोग अंदर आते हैं, उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वो अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो दोनों अंदर आते हैं। वही वो इंसान उन्हें देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कोई न्यूज़ है? वही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ भाई, उन्होंने किसी से कांटेक्ट किया है, वो लोग मिलने वाले हैं, अब हमने क्या करना है। वही दूसरा इंसान जो उस केबिन में था वो जब उन दोनों की बात सुनता है तो हड़बड़ाते हुए बोलता है, सितारा, समर, अगर ये सच है तो हमें हमारे आदमियों को उनके पीछे लगा देना चाहिए। अभी उसने इतना ही कहा था तभी वो आदमी जो अब तक शांत वो बोलता है, कार्तिक, जहां तक हमने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और कर लो। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं वरना हमारे इतने साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। वही कार्तिक चिढ़ते हुए बोलता है, मानस भाई, और कब तक? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या आपका मन नहीं होता है प्रिंसेस से मिलने का? मैं अब और उसकी नाजरगी और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये बोल वो वहां से चला जाता है बिना किसी की तरफ देखे। वही कोई उसे नहीं रोकता है। वही उसके जाने के बाद सितारा मानस से बोलती है, भाई कार्तिक भाई सही बोल रहे हैं, कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? हम सब तो फिर भी यहाँ हैं, लेकिन अनामिका दीदी वहाँ अकेली है और खुद अकेले सबसे लड़ रही है। जब उन्हें हमारी जरूरत थी हम उन्हें अकेले छोड़ आए थे लड़ने के लिए, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। वही मानस गहरी सांस लेती है और वापस से कांच के बाहर देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, सितारा, उस वक्त जो सही था हमने वो किया, क्योंकि तुम जानती हो अगर हम उस वक्त गुड़िया को छोड़कर नहीं आते तो वो सब बर्बाद कर देती। अभी भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जब तक हम उन्हें नहीं ढूंढ लेते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खाली हाथ है। वही समर बोलता है, भाई डोंट वरी, हम सब ठीक कर देंगे, फिर गुड़िया भी हमें माफ कर देगी। वही मानस इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, बस बाहर देखता रहता है। वही सितारा और समर भी उन्हें उस वक्त अकेले छोड़ना ही सही समझते हैं, इसलिए वो केबिन से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद मानस अपनी आंखों की नमी छुपते हुए बोलता है, आई मिस यू गुड़िया।
वहीं दूसरी तरफ आदित्य करण बेसमेंट में बैठे हुए थे, उनके सामने कुछ लागों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। वहीं उन्हें मारते हुए बहुत वक्त हो गया था, उन सब की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहीं बहुत देर तक उन्हें मारने के बाद आदित्य अपने गार्ड्स को रुकने को बोलता है और उठकर उनके पास जाता है और उनके हेड के सर को पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाकर एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल के साथ गलत करने के, कि इसकी सजा मिलेगी, बहुत भयानक मिलेगी। ये बोल वो डरावनी तरीके से हंसने लगता है। वहां खड़ा हर कोई आदित्य का ये रूप देखकर डर गया था, यहाँ तक वो गुंडे भी। वही आदित्य अपने बॉडीगार्ड को वापस से उन्हें मारने के बोल देता है और करण के साथ बेसमेंट से निकलकर अपने पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो पैलेस में पहुंचता है तो देखता है एक लड़का और एक लड़की पहले से ही हॉल में बैठे हुए थे। वही आदित्य जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां बैठे लड़के की नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ती है तो खुश होकर अपनी जगह से उठकर आदित्य के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए बोलता है, भाई सही में मैंने तुझे बहुत मिस किया। वही आदित्य उसे खुद से अलग करता है और घूरते हुए उससे बोलता है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। वही ये कोई और नहीं श्लोक था, उसका मुंह बन जाता है। वही वो लड़की बस एकटक आदित्य को ही देख रही थी, जैसे उसे देखने में खो गई हो। तभी श्लोक को उसकी याद आती है और वो उसे आवाज देते हुए बोलता है, इवा तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो आदित्य से मिलना था, इसलिए मेरे साथ इंडिया आए हो तो मिल लो। वही अपने भाई की बात सुनकर ईवा के चेहरे और मुस्कान आ जाती है और शर्म भी, वो धीरे से चल के उसके पास जाती है और आदित्य के सामने अपना हाथ बढ़ाकर उसे हेलो करती है। लेकिन आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के और बिना उससे हाथ मिलाए सिर्फ हेलो बोल देता है। वही ये देख ईवा ऑकवर्ड हो जाती है और धीरे से अपना हाथ वापस पीछे खींच लेती है। वही श्लोक जानता था कि उसके दोस्त को पसंद नहीं कि कोई लड़की उसके करीब आए। वही श्लोक आदित्य से बोलता है, यार आदि हम लोग आज ही आए हैं तो क्या हम आज यहाँ रुक सकते हैं? देख मुझे पता है तुझे पसंद नहीं है कि कोई लड़की तेरे यहाँ रुके, लेकिन मैं ईवा को अकेले नहीं भेज सकता हूँ, तो क्या वो भी आज हमारे साथ रुक सकती है? वही आदित्य श्लोक को मना नहीं कर पाता है और हाँ बोल देता है। वो लोग अभी आगे कुछ बात करते इससे पहले ही आदित्य का फोन बजने लगता है। वो अपना फोन निकाल कर देखता है तो डॉक्टर का कॉल आया था। वो उन दोनों को एक्सक्यूज करके कॉल अटेंड करता है तो सामने से कुछ कहा जाता है। जैसे जैसे आदित्य उनकी बात सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर टेंशन देखी जा सकती थी। वो थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रखता है। वही श्लोक ने उसके चेहरे और टेंशन देखी थी, इसलिए वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तब तक आदित्य बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। उसके साथ करण भी आदित्य के साथ था। वही ये सब ईवा को अच्छा नहीं लगता है और श्लोक उसके एक्सप्रेशन देख लेता है। वही ईवा श्लोक से बोलती है, भाई अपने बात क्यों नहीं करी? आप जानते हो ना मैं आदित्य को पसंद करती हूँ और अगर आप उससे बात करोगे तो वो जरूर मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। वही श्लोक उसकी बात सुन झलाते हुए बोलता है, ईवा मैं उसे तुमसे प्यार करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। ये फीलिंग्स होती है जो वो तेरे लिए फील नहीं करता है और चाहे मैं जो भी करूँ वो कभी तैयार नहीं होगा। वही ये सुन ईवा का चेहरा उतर जाता है। ये चीज श्लोक भी देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। तभी वहां एक सर्वेंट आ जाता है और दोनों को गेस्ट रूम में ले जाता है फ्रेश होने के लिए। वही दूसरी तरफ नरेश जी बेड पर लेटे हुए थे, उन्हें होश आ गया था और वो अब मूवमेंट भी कर पा रहे थे और धीरे धीरे वो बोल भी रहे थे। वही बाकी सब बहुत खुश थे उनके होश में आने से। वहां डॉक्टर भी थे जो उन्हें चेक कर रहे थे। वही नरेश जी ने अभी भी एक हाथ से अनामिका का हाथ पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे छोड़ चली जाएगी। वही अनामिका के साथ दक्ष भी बैठा हुआ था, वो शांति से हर कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वही डॉक्टर चेकअप कंप्लीट करने के बाद सबको देखते हुए बोलते हैं, अब नरेश जी ठीक है। इतने टाइम से कोमा में होने की वजह से इनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन्हें 1 महीने बहुत ध्यान रखना होगा, प्रॉपर डाइट और सुबह शाम एक्सरसाइज और वॉक करना होगा। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इसे मंगवा लीजिए। मैंने इसमें लिख भी दिया है उसे कैसे देना है, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वही डॉक्टर की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वही नितिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है और उन्हें बाहर छोड़ने उसके साथ बाहर चला जाता है। वही उनके जाने के बाद कांति दादी नरेश जी के पास बैठ जाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, तूने बहुत टाइम लगा दिया जगने में। कोई अपनी माँ को ऐसे परेशान करता है क्या? सही में तुमसे बात ही नहीं करूंगी।
वहीं नरेश जी उनकर हाथ को पकड़कर बोलते हैं, माँ बहुत परेशान कर दिया ना मैंने आपको। ठीक है अब मैं ठीक हो गया हूँ तो आपकी एक एक शिकायत दूर कर दूंगा। वही कांति जी वही बैठी थी कि तभी वो स्वाति जी को आगे बुलाते हुए बोलती है, बेटा तुम भी मिल लो, अपने पति से शिकायत कर लो, तुम्हारा हक बनता है, आखिर इसने बहुत परेशान किया है ना इसने तुम्हें। वही तभी वहां नितिन भी दवाई लेकर आ गया था। वो भी बोलता है, दादी मुझे भी पापा से बहुत सारी शिकायत करनी है, ये तो इतने टाइम से आराम कर रहे थे और माँ मुझे परेशान करती थी और आपकी ये बेटी पता है क्या क्या करती थी मुझे परेशान करने के लिए। अब आप ठीक हो गए हो ना तो एक एक दिन रोज में आपको इसकी शिकायत सुनाऊंगा। वही अनामिका जो अभी तक बहुत शांत बैठी थी वो चिढ़ते हुए बोलती है, भाई मुझे परेशान करना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं नरेश जी भी बोलते हैं, खबरदार तुमने अगर बेटी को परेशान किया तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, बहुत मार पड़ेगी आज तुम्हें मुझसे। वहीं नितिन मुंह बनाते हुए बोलता है, यहाँ तो कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, लगता है सब मुझे मंदिर से उठा कर लाए हैं। वही ये सुनकर स्वाति जी हंसते हुए बोलती है, बेटा तुम्हारी आधी बात तो सही है और आधी गलत, क्योंकि हमने तुम्हें मंदिर से नहीं कचरे से उठाया था। वही उनकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वही नितिन भी पहले मुंह बनाता है लेकिन जब सबको इतना खुल के हंसते मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, अब सब सही हो रहा है। वही दक्ष जो ये सब देख ही रहा था उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वो अनामिका की तरफ देखकर बोलता है, एंजल दादू उठ गए, अब वो हमारे साथ खेलेंगे। वही उनकी बात सुनकर अनामिका बोलती है, बेबी तुम दादू से ही पूछ लो। वही ये सुन दक्ष अनामिका की साइड से हटकर नरेश जी के सामने आकर बैठ जाता है और उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। वही नरेश जी को दक्ष में अपनी बेटी मीरा का अक्ष दिख रहा था जिसे देख उनकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। फिर वो दक्ष को अपने पास बुलाते हैं तो दक्ष उनके पास जाता है तो नरेश जी उनसे बोलते हैं, आप हमें जानते हो? तो दक्ष हमें सर हिलाते हुए बोलता है, चाचू लेकर आते थे आपसे मिलाने। वहीं नरेश जी बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। वही अनामिका को अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। भले ही उसने इसे अपना मान लिया था लेकिन उसका खुद का भी तो एक परिवार था जिसके लिए वो मायने ही नहीं रखती है। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी वो ये सब सोच ही कि तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख वो वहां बैठे किसी को भी बिना डिस्टर्ब करे कमरे से निकलकर बालकनी पर चली जाती है। वही कमरे में सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी कोई डोरबेल बजाता है। वही ये आवाज सुन नितिन गेट खोलने चला जाता है। एपिसोड 13। वही नरेश जी बहुत खुश थे अपने परिवार के साथ। वही अनामिका को अच्छा लग रहा था ये सब देखकर, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। भले ही उसने इसे अपना मान लिया था लेकिन उसका खुद का भी तो एक परिवार था जिसके लिए वो मायने ही नहीं रखती है। लेकिन ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। अभी वो ये सब सोच ही कि तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख वो वहां बैठे किसी को भी बिना डिस्टर्ब करे कमरे से निकलकर बालकनी पर चली जाती है। वही कमरे में सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी कोई डोरबेल बजाता है। वही ये आवाज सुन नितिन गेट खोलने चला जाता है। अब आगे वही नितिन जैसे ही गेट खोलता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर नितिन तुरंत उसके गले लग जाता है और बोलता है, भाई आप आ गए, आई मिस यू, पता है मैंने आपको बहुत याद किया। वही वो आदमी भी उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मेरे भी तुझे और सबको बहुत याद किया छोटे, बस काम की वजह से मेरा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही नितिन तुरंत उससे अलग होता है और बोलता है, भाई आज तो आपकी क्लास लगना पक्का है, चलो अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। वही ये सुन वो आदमी नितिन को घूरता है तो नितिन बस अपने दांत दिखा देता है। तभी उस आदमी के पीछे से एक और आवाज आती है, यार मैं भी हूँ यहाँ पर, तुम दोनों को क्या मैं मिस्टर इंडिया लग रहा हूँ क्या? यार छोटे तुझे तो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं है। वही उस इंसान की आवाज से अब दोनों का ध्यान उस पर जाता है। वही उसे देख नितिन खुश होकर उसे भी गले लगा लेता है और बोलता है, भाई आपको कोई कैसे भूल सकता है, मुझे पता था अगर भाई यहाँ है तो आप तो डेफिनेटली उनके साथ होंगे। आपकी जोड़ी विक्रम बेताल की तरह जो है, आप बेताल बनकर उसकी पीठ पर चढ़े रहते हो। ये बोल वो दहाड़ते मार मार कर हंसने लगता है। वही दूसरे इंसान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है ये बात सुनकर, लेकिन वही जिस इंसान के लिए ये बोला गया था वो तो मुंह फुलाए दोनों को ही देख रहा था जो उसका मजाक बनाकर उस पर ही हंस रहे थे। वो उन दोनों को घूरता है और चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ हाँ हंस लो जितना हंसने हैं, अगर मैं बेताल हूं ना तो तुम दोनों भी पिशाच हो जो हमेशा दूसरों का खून पीने को तैयार रहता है।
रुको तुम दोनों, आज मैंने माँ से कहकर तुम्हारी क्लास ना लगवाई था तो बताना फिर। ये बोल वो इंसान अंदर आ जाता है, वही उसके पीछे नितिन और वो इंसान भी अंदर आ जाते हैं। वही वो लोग अंदर आते हैं तो नितिन बोलता है, भाई वो सब पापा के कमरे में है तो मैं आपको वही लेकर चलता हूँ। ये बोल नितिन उन दोनों को नरेश जी के कमरे की तरफ ले जाने लगता है। वही वो लग जा ही रहे थे कि तभी उनमें से एक का ध्यान अनामिका की तरफ चला जाता है। वो अनामिका का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन उसकी नजर नहीं हट रही थी अनामिका से क्योंकि अनामिका के बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। अभी वो इंसान अनामिका की तरफ बढ़ने ही वाला था कि वो नितिन की आवाज से होश में आता है और एक नजर उस लड़की को देखकर नितिन के साथ नरेश जी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उनके जाने के बाद अनामिका पलटकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। ये देख उसे अजीब लगता है। हुआ यूं था कि अनामिका फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। ये महसूस करके जैसे ही वो पलटती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है, लेकिन उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसके फोन से वापस आवाज आती है तो वो सब छोड़कर वापस से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नितिन उन दोनों को लेकर जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो देखता है वो लोग बात कर रहे थे। वहीं ये देख नितिन अपना गला साफ करने की एक्टिंग करता है जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। वहीं जैसे ही नरेश जी, स्वाति जी और कांति दादी की नजर जैसे ही गेट की तरफ जाती है तो सबकी आंखें नम हो जाती है। वही दादी भरे गले के साथ बोलती है, मेरा बच्चा आदि कैसा है तू? वही ये कोई और नहीं आदित्य ही था और उसके साथ करण भी था। वो नरेश जी का बड़ा बेटा था। नरेश जी का पूरा नाम नरेश सिन्हा ही है। वही आदित्य आगे आकर दादी का आशीर्वाद लेता है तो दादी आगे गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा ऐसा भी क्या काम कि तुम्हें अब अपने परिवार से ही मतलब नहीं है? आखिरी बात याद है आप हम सब से मिलने कब आए थे? वही दादी की बातों में नाराजगी देखी जा सकती थी। वही स्वाति जी उनकी बात सुनकर बोलती है, माँ आप भी किससे बोल रही है? इसे सिर्फ अपने काम से प्यार है, परिवार से तो इसे मतलब ही नहीं है। पूछिए ना इससे अब ये क्यों आया है यहाँ? जब हमें इसकी जरूरत थी तब ये यहाँ नहीं था और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बोल दीजिए चला जाए ये यहाँ से। वही आदित्य अपनी माँ की आंखों में नाराजगी देख सकता था। वो आगे आता है और बोलता है, माँ वो इसके आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही स्वाति जी अपना चेहरा फेर लेती है। ये देख आदित्य को बुरा लगता है लेकिन वो जानता था गलती उसकी ही थी इसलिए वो शांत रह जाता है। फिर वो नरेश जी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर वही खड़ा रहता है और उन्हें देख रहा था। वहीं नरेश जी समझ रहे थे कि आदित्य अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है इसलिए वो उसके हाथ को थपथपाते हुए बोलते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और अब सब अच्छा ही होगा। वही आदित्य कुछ नहीं बोल पाता है। वही माहौल को इतना सीरियस होते देख करण आगे आता है और बोलता है, अंकल आपने अब बहुत आराम कर लिया, अब हम पहले की तरह ही गार्डन में गेम खेलेंगे, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोल के वो उनसे लिपट जाता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है उसकी नौटंकी देखकर। वही करण सबको इग्नोर करके देख उसके गाल पर किस कर लेता है। वही नरेश जी उसे मारते हुए बोलते हैं, हट नालायक, तू जब देखो मुझे किस करने लगता है। वही करण भी नौटंकी करते हुए बोलता है, हाँ हाँ अब आपको मेरा किस करना पसंद नहीं आएगा, आपको तो किसी और से किस चाहिए होगी ना। वही सब तो हंसने लगते हैं और नरेश जी उसके सर पर मारते हुए बोलते हैं, तुम सही में बहुत बेशर्म हो गए हो, एक बार मुझे ठीक होने दे पूरी तरह से फिर मैं तुम्हें लाइन पर लाऊंगा। वही ये सुन करण का मुंह बन जाता है। वही दक्ष जो सबको ऐसे बातों में खुद को इग्नोर करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो इधर उधर कुछ ढूंढकर अपना ध्यान अपने तरफ करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे कुछ नहीं मिलता है इसलिए वो रोने लगता है। अब भाई बच्चों का तो ये ब्रह्मास्त्र है। वही उसके रोने की आवाज से सबका ध्यान उस पर चला जाता है। वही उसे देख नितिन तुरंत उसके पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है, ओए नौटंकी क्या हुआ? कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि कोई तुम पर ध्यान ही नहीं दे रहा था? वही दक्ष जब अपना भंडा फूटते हुए देखता है तो वो और तेज तेज रोने लगता है। वही आदित्य एक टक दक्ष को ही देख रहा था। वो उसे देख बहुत इमोशनल हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अपनी गोद में लेकर चुप करा दे, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहीं उसके ऐसा करने से दक्ष उससे डर तो नहीं जाएगा। वो जानता ही कितना था उससे। वही दक्ष को जब लगता है कि उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ ले लिया है तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन नितिन की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा भी आया इसलिए उसने नितिन से बदला लेने का प्लान तो बना ही लिया था।
इसलिए वो अब रोते हुए एंजल एंजल बोलने लग गया था, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी एंजल को पता चल गया कि चाचू उसे परेशान कर रहे हैं तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। वही सब दक्ष के रोने से परेशान हो गए थे, क्योंकि वो शांत ही नहीं हो रहा था। वही सब यही सोच ही रहे थे कि तभी के तभी सबके कान में किसी की आवाज पड़ती है जो बेबी बोल रही थी। वही रात के अंधेरे में सहगल मैंशन के पीछे वाले गेट से, जहां ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही बॉडीगार्ड और ना ही कैमरा, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था, वहां से एक इंसान पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, हुडी और ब्लैक पेंटे, और धीरे धीरे चुपके से बिना किसी को नजरों में आए वहां से बाहर निकल जाता है। वही मैंशन से थोड़ी दूर आकर वहां उसे एक कार खड़ी दिखती है। वो इंसान उस कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वही उनके जाने के बाद अंधेरे में से दो परछाएं निकलती है जो शायद उसी इंसान का पीछा कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कोई इशारा करते हैं, फिर अपने शूज में एक बटन प्रेस करते हैं जिससे अब वो स्केटिंग शूज बन गए थे। वो लोग उस कार को फॉलो करने लगते हैं, बट एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ उन्होंने खुद को भी कवर किया था। वही वो कार सिर्फ रोड पर चल रही थी बिना किसी मंजिल के। वही वो ब्लैक कपड़ों वाला इंसान जो अभी बैठा था, उसके सामने दूसरा इंसान था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं, फिर दूसरा वाला इंसान पहले वाले इंसान के हाथ में कुछ देते हुए बोलता है, अभी तो इतना ही पता चला है, लेकिन आगे जैसे जैसे पता चलता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन आपका ऐसे बाहर आना सेफ नहीं है। वही ब्लैक कपड़ों वाला इंसान कुछ नहीं बोलता है, बस शांत रहता है और अपने हाथ में पके हुए पेपर्स को जल्दी जल्दी पढ़ने लगता है। उस इंसान को देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि ये है कौन, कोई लड़का या लड़की। वही वो पेपर्स पढ़ने के बाद वो इंसान गुस्से में वो पेपर्स सामने वाले इंसान के मुंह पर फेंक कर मार देता है, क्योंकि शायद जो उसे जानना था वो उसमें नहीं था। वही दूसरा इंसान सामने वाले को इतने गुस्से में देख घबरा जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और हिम्मत करके बोलता है, बस थोड़ा टाइम, उसके बाद हमारे पास सारी न्यूज़ होगी। वही थोड़ी देर बाद वो कार सीधा सहगल मैंशन से थोड़ी दूर रुकती है और वो ब्लैक हुडी वाला इंसान कार से उतरकर मैंशन की तरफ बढ़ जाता है। वही कार में तुरंत वहां से निकल जाती है। वही वो इंसान अंधेरे में ही सहगल मैंशन में घुसता है और कहीं गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद वो दोनों इंसान भी बाहर आते हैं और अपने फोन में किसी को कुछ इन्फॉर्म करने लगते हैं, फिर वो भी गायब ही जाते हैं। वही अभी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वही सहगल मैंशन में मायरा का चेहरा पूरा बिगाड़ा हुआ था, क्योंकि रानी जी ने उसे बहुत कुछ सुनाया था, इसलिए वो कमरे में आने के बाद से तोड़फोड़ कर रही थी। वही उसने इन सब में खुद का मेकअप भी बिगड़ लिया था, अब वो किसी चुड़ैल से कम नहीं काग रही थी। वही मायरा अब थक गई थी, इसलिए थोड़ी शांत होती है। शांत होने के बाद वो खुद से बोलती है, मुझे पक्का पता है ये उस अनामिका का ही किया धरा है, उसने ही ये सब सबूत इकट्ठा किए ताकि मुझसे बदला ले सके, लेकिन ये जानती नहीं है मायरा अपने दुश्मन को खून के आंसू रुलाती है, बस मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी तक मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अब नहीं, बस अब होगी अनामिका की बर्बादी, लेकिन ये सब वो अकेले नहीं कर सकती, इस जरूर कोई उसकी मदद कर रहा, उसे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। हाँ, मैं माँ के भरोसे में नहीं सकती, पता नहीं क्यों वो इतना शांत है। वही कुछ सोचकर वो अपना फोन निकालकर किसी को फोन करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, फिर कॉल करके बेड पर ऐसे ही वो सो जाती है। और वही सुरेश अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और एकटक बाहर फैले अंधेरे को देखने लगता है। उसे जैसे ये अंधेरा पसंद आ रहा था। वो अभी अपनी किसी सोच में खोए हुए थे कि तभी उनका फोन बजने लगता है, जिसे देख वो तुरंत कॉल रिसीव करके सामने वाले से बात करने लगता है। वही रानी जी अपने कमरे में थी। अनामिका के घर छोड़कर जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था, जैसे सुरेश जी और रानी जी का रिश्ता जो बहुत हद तक बिगाड़ गया था। वो लोग बस अपने से ही मतलब रखने लगे थे, यहाँ तक कि अब वो अलग अलग कमरों में रहते थे। वही रानी जी टेंशन में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अभी अपनी किसी में खोए हुए ही बोलती है, मुझे जानना होगा कि उन लोगों ने अभी तक मेरा दिया हुआ काम किया कि नहीं, सुबह से पहले मुझे मेरा काम करना होगा, वरना वो सुरेश कल सही में मायरा से इसका सरनेम छीन लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन पर कॉल करने वाले का नंबर देखती है तो वो तुरंत कॉल रिसीव करती है और सामने वाले की बात सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉल कट होता है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। 14 एपिसोड 14।
वही रानी जी टेंशन में अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अभी अपनी किसी में खोए हुए ही बोलती है, मुझे जानना होगा कि उन लोगों ने अभी तक मेरा किया हुआ काम करके नहीं, सुबह से पहले मुझे मेरा काम करना होगा, वरना वो सुरेश कल सही में मायरा से इसका सरनेम छीन लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अभी यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन पर कॉल करने वाले का नंबर देखती है तो वो तुरंत कॉल रिसीव करती है और सामने वाले की बात सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद कॉल कट होता है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था। अब आगे वही सिन्हा हाउस में दक्ष जैसे ही अपनी एंजल की आवाज सुनता है तो उस तरफ देखता है और अपनी एंजल को देख वो नितिन की गोद में झटपटाने लगा। वही ये देख नितिन उसे नीचे उतारते हुए बोलता है, आजा छोटे शैतान, कर दे तेरी उस चुड़ैल से मेरी शिकायत। हर किसी को मैं ही तो मिलता हूँ परेशान करने के लिए, एक तरफ तू और दूसरी तरफ ये लड़की। वही आदित्य तो एक टक सामने खड़ी अनामिका को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी डॉल यहाँ कर क्या रही है। तभी उसे उस दिन की याद आती है जब उसने नितिन को अनामिका के लिए परेशान होते हुए देखा था तो करण से सब पता करने को कहा था और करण फिर से उसे अनामिका के यहाँ होने का रीजन बताना भूल गया था। वही ये सोचकर वो एक नज़र करण को देखता है जो कभी अनामिका को तो कभी आदित्य को ही देख रहा था। वही जब करण आदित्य को खुद को घूरते हुए देखता पता है तो वो खुद से बोलता है, गया करण तू तो आज, यार मेरी भी गलती नहीं है, दिमाग से निकल गया था अनु के बारे में। अब ये बबर शेर मुझे छोड़ेगा नहीं, भगवान बस आज बचा ले। वही करण अभी अपनी सोच में ही था कि तभी उसका ध्यान आदित्य पर जाता है जो खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था। ये देख करण गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य अपनी नजरें उनसे हटा लेता है। वही अनामिका जो सामने खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है, तब तक दक्ष भी उसके पास आ गया था। वही अनामिका उसे अपनी गोद में ले लेती है। उसके बाद उसका ध्यान आदित्य और करण पर जाता है। वही आदित्य पर तो जैसे उसकी नजरें ठहरने को तैयार थी लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है। फिर स्वाति जी से बोलती है, माँ मैं घर जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वही ये सुन स्वाति जी बोलती है, ठीक है जाओ बेटा। वही अनामिका दक्ष के सर पर किस करते हुए बोलती है, बेबी अब मैं घर जा रही हूँ, हम कल मस्ती करेंगे, बाय। लेकिन दक्ष उसे देखना में सर हिला रहा था जैसे उसे रोकने चाहता हो। वही अनामिका उसे मनाते हुए बोलता है, बेबी हम कल पक्का पार्क में खेलने जाएंगे, प्रॉमिस। वही ये सुनकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, प्रॉमिस। तो अनामिका भी उसे देख बोलती है, पक्का प्रॉमिस। वही नितिन फिर आगे आता है और दक्ष को लेकर बोलता है, छोटे शैतान तुम मुझसे भाग रहे थे ना, अब देखो आना तो तुम्हें मेरे पास ही था। वही ये सुन दक्ष का मुंह बन जाता है और वो नितिन की तरफ से मुंह घुमा लेता है। वही अनामिका नरेश जी के पास आती है। उसे समझ में नहीं आता है वो क्या बोले, बस इसलिए वो उनसे बोलती है, अंकल अब मैं चलती हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी। वही नरेश जी अभी बहुत थक गए थे क्योंकि अभी भी वो वीक थे इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। वही अनामिका वहां से निकल जाती है। वही आदित्य की नजर अनामिका के एक एक कदम पर थी। वही अनामिका के जाने के बाद स्वाति जी का ध्यान नरेश जी के चेहरे पर जाता है जो बहुत थका हुआ लग रहा था। वो सबसे बोलती है, अब तुम सबको भी जाना चाहिए, इन्हें आराम की जरूरत है। वही सब वहां से जा ही रहे थे कि नरेश जी आदित्य का हाथ पकड़कर बोलते हैं, तुम आज यही रुक रहे हो। वही उनकी बात से ये ऑर्डर साफ लग रहा था। वही ये बोलने के बाद वो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। वही आदित्य समझ जाता है ये उनका ऑर्डर था और वो उनकी बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। स्वाति जी नरेश जी के साथ ही रुक गई थी और कांति दादी अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। वही अब हॉल में बस नितिन, दक्ष, आदित्य और करण ही थे। वही आदित्य से रहा ही नहीं जाता है इसलिए वो पूछ ही लेता है, नितिन वो लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी। वही ये सुन नितिन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, भाई मैं तो आपको आरू से मिलाना ही भूल गया। वही आदित्य का नितिन को आरू कहना अच्छा नहीं लगा। उसके हाथ की मुठ्ठियां बन गई थी लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को शांत रखता है। वही नितिन आदित्य को अनामिका और उनके रिलेशन के बारे में सब बता देता है। वही दक्ष तो बहुत शांति से नितिन की गोद में आदित्य को ही देख रहा था। वही सब जानने के बाद आदित्य को शांति मिलती है कि नितिन उसका भाई है। वही करण तो ये सब जानता ही था इसलिए वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। वही दक्ष जो आदित्य को इतनी देर से देख रहा था वो नितिन से पूछ ही लेता है, चाचू ये कौन है और ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं।
वही ये सुन नितिन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य आगे आता है और दक्ष को गोद में लेकर बोलता है, बेबी मैं आपका पापा हूँ आदित्य सिन्हा। वह ये सुन दक्ष खुश होते हुए बोलता है, मतलब मेरे पास भी पापा है जैसे मेरे फ्रेंड्स के पास है। जब मैं पार्क में जाता था तो वो भी उनके साथ खेलते थे, तो क्या आप भी मेरे साथ खेलोगे? वही दक्ष की बातों ने वहां खड़े हर किसी को शांत कर दिया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वही दक्ष बड़ी उम्मीद से वापस से पूछता है, पापा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वही आदित्य को तो समझ ही नहीं आता है वो क्या जवाब दे। इस बात का उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वहां स्वाति जी आ जाती है जिनके हाथ में जग था। वो दक्ष को देखते हुए बोलती है, बेटा आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको अभी से अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों को सिर्फ खुद से मतलब होता है और पैसों से किसी की खुशी उनके लिए मायने नहीं रखती है। और रही बात आपके साथ खेलने की, तो कल से हम आपके साथ पार्क जाएंगे। ये बोल वो आदित्य को एक नजर देखती है जो उन्हें ही देख रहा था। वो तुरंत अपना चेहरा उसकी तरफ से हटा लेती है जैसे अपनी नाराजगी जाता रही हो। वो फिर दक्ष से बोलती है, बच्चा आज आप दादू दादी के साथ सोना है तो चलो आओ दादी पास। ये बोल वो दक्ष को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन दक्ष अपनी पकड़ आदित्य पर टाइट कर देता है और कश के गले लग जाता है और चिल्लाते हुए नहीं नहीं बोलने लगता है। वो रोते हुए बोलता है, पापा पास रहना, पापा पास रहना। बस वो यही बोल रहा था। वही सब उसके ऐसा करने से परेशान हो गए थे। वही आदित्य उसे अपनी गोद में शांत करने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि वो शांत नहीं हो रहा है तो वो उससे बोलता है, बच्चा आप क्यों रो रहे हो? पापा तो आपके साथ है ना, और आज पापा और टाइगर साथ में सोएंगे। आप तो पापा के टाइगर हो और टाइगर ऐसे रोता थोड़ी ना है, वो तो रोर करता है। कैसे करके बताओ? वही दक्ष अब शांत हो गया था और वो आदित्य की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। वही आदित्य भी जब देखता है कि वो शांत है तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बोलता है, तो मेरा बेबी पापा का टाइगर है ना? ये सुन दक्ष जल्दी जल्दी हमें सर हिला देता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर आदित्य उससे बोलता है, अच्छा मेरा बच्चा टाइगर है तो वो रोर कैसे करता है? वही ये सुन दक्ष अपने दोनों हाथ ऊपर करके रोर करके बताने लगता है। वही सब उसकी हरकत पर हंसने लगते हैं। वही दक्ष किसी बंदर के बच्चे के जैसे लिपट जाता है और धीरे से बोलता है, डेडा नीनी। तो वही आदित्य भी उसकी पीठ थपथपाते हुए नितिन से बोलता है, नितिन क्या मेरा रूम साफ है? तो नितिन भी हाँ बोल देता है। वही इन सब में करण बोलता है, लेकिन मेरा क्या? वही ये सुन नितिन बोलता है, भाई आप मेरे रूम में एडजस्ट कर लो। वही करण ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, बस एक तू ही तो मेरा भाई है, आज मुझे तुझे झप्पी देने का मन है। वही नितिन बोलता है, भाई अप की ऐसी हरकत है ना, इसलिए अप की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वही वो दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। वही आदित्य भी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी स्वाति जी उससे बोलती है, तुम्हें दक्ष से दूर रहना चाहिए वरना वो तुम्हारे क्लोज हो जाएगा और तुम्हें भी उससे अपनी आदत डलवाने की जरूरत नहीं है, उसे रहना हमारे साथ ही है, तुमसे दूर तो जितना हो सके उससे दूर रहो। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही आदित्य दक्ष को लेकर अपने रूम में आता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो देखता है कि सब वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वो बेड के पास आता है और दक्ष को बेड में लेटा देता है और फ्रेश होकर दक्ष के साथ ही लेट जाता है और उसे देखते देखते ही सो जाता है। वही दूसरी तरफ अनामिका अपने कमरे में फ्लो पर लेटी हुई थी और एक टक सीलिंग को देख रही थी और उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम थी जिसमें सहगल फैमिली थी और कुछ बच्चे थे। वो फोटो देखने में बहुत पुरानी दिख रही थी। वही अनामिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खुद से बोलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सबके पास एक परिवार है जो उसके साथ रहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मेरी क्या गलती थी? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये बोल वो रोने लगती है और रोते हुए उससे हिचकियां आ रही थी। वो उस फोटो फ्रेम को गले से लगाकर बोलती है, पापा आई मिस यू, भाई आई मिस यू, लेकिन मैं आप लोगों को कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, क्योंकि आप लोग कभी मुझे डिजर्व नहीं करते हो। मैं भले ही घुट घुट कर मरती ही क्यों ना रहूं, लेकिन मैं उन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। हाँ मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, जहाँ कोई मुझे न ढूंढ पाए। ये बोल वो वापस रोने लगती है और रोते रोते कब सो जाती है उससे पता ही नहीं चलता है। वही दूसरी तरफ लंदन में जहां शाम हो रही थी, वही मानस, कार्तिक, सितारा और समर हॉल में बैठे ही थे कि तभी मानस को अपने सीने में दर्द होता है और वो अपने सीने को रगड़ने लगता है और गहरी गहरी सांस ले रहा था। वही मानस की हालत को खराब होते देख वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं। वही कार्तिक हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई भाई क्या हुआ है आपको? सितारा, कॉल द डॉक्टर राइट नाउ।
वही मानस धीरे धीरे बोलता है, गुड़िया परेशान है, वो रो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है, वो परेशान है। ये बोल वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुड़िया गुड़िया बोलने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वही थोड़ी देर में मानस की कंडीशन ठीक हो जाती है और वो बिना किसी की तरफ देखे वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। वही कार्तिक, सितारा और समर तीनों नम आंखों से मानस के रूम को ही देख रहे थे। वही कार्तिक नम आंखों से बोलता है, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, वो नफरत करती है हमसे, गलती भी हमारी है। ये बोल वो रोने लगता है। वही वो तीनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वही कोई और भी था जिसकी हालात ठीक नहीं थी। वो नींद में ही नहीं, नहीं मत रो मेरी बच्ची, नहीं मत कर बेटा, इतनी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम नहीं जाओगी कहीं। ये आवाज एक अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। ये बोलने के साथ कोई बेड से उठकर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वही रानी जी किसी से फोन पर बात करते हुए बोलती है, मेरे गार्ड ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि कोई छुपकर यहाँ से कहीं गया है, लेकिन कौन गया ये नहीं पता है, और वो बस कार में ही घूर रहा था, ना ही कहीं रुके हैं। अब क्या करना है हमें, मैं और छुपकर नहीं रह सकती हूँ और ना ही ये अच्छी बहू बनने का नाटक कर सकती हूँ, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। वही सामने से कुछ कहा जाता है जिसे सुन रानी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और टाइम लगेगा, और कितना टाइम, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है उतनी ही तुम्हें मेरी जरूरत है, ये बात मत भूलना, और जो करना है जल्दी करो। और मायरा के बारे में सोचो, अगर कल उस सुरेश ने ये अनाउंस कर दिया कि उसका सहगल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा, सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो मुझे ही उस अनामिका को मारना होगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। 15 एपिसोड 15। वही सामने से कुछ कहा जाता है जिसे सुन रानी जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और टाइम लगेगा, और कितना टाइम, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस इंसान ने मुझ पर हाथ उठाया है, उसे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है उतनी ही तुम्हें मेरी जरूरत है, ये बात मत भूलना, और जो करना है जल्दी करो। और मायरा के बारे में सोचो, अगर कल उस सुरेश ने ये अनाउंस कर दिया कि उसका सहगल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा, सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो मुझे ही उस अनामिका को मारना होगा, क्योंकि यही आखिरी रास्ता है हमारे पास। अब आगे वही सामने से कुछ कहा जाता है, उसे सुन रानी जी चिल्लाते हुए बोलती है, इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार नहीं होता मुझसे, अब बर्दाश्त अब मैं और नहीं सहूंगी, और तुम बस बैठे रहो अपने हाथ पर हाथ रखकर, और अब मैं जो करूंगी तो कोई नहीं रोक पाएगा अब मुझे। ये बोल वो कॉल कट कर देती है और गुस्से में बोलती है, मुझे ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बस इस इंसान की वजह से मैं अपने मकसद से इतनी दूर हूँ, नहीं लेकिन अब नहीं, मैं अब उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत लोगों की आहुति दी है, अब उनका बलिदान मैं बर्बाद तो नहीं होने दे सकती हूँ। ना माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारी मौत तो बहुत पहले ही लिखी गई है, और अब मैं तुम्हें सब तकलीफों से मुक्त कर दूंगी। इसके साथ उसके चेहरे पर अलग ही शैतानी चमक दिख रही थी। तभी वो किसी और को कॉल करती है और सामने से कोई बोलता है, मैडम बहुत टाइम बाद आपका फोन, बताए किसका काम तमाम करना है। वही ये सुन रानी जी बोलती है, हाँ मैं एक लड़की की फोटो भेज रही हूँ, उसे मारना है, और तुम जानते ही हो इस बार भी उसकी मौत खुदकुशी लगनी चाहिए, मैं तुम्हें उसका एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। सामने वाला इंसान बोलता है, आपका काम हो जाएगा, बस आप हमारी शर्तें जानती ही है। तो रानी जी बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये बोल वो कॉल कट कर देती है और बेड पर बैठ जाती है और हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मायरा एक क्लब के प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी, उसके साथ कुछ लड़के और लड़की भी बैठे हुए थे, वो सब ड्रिंक कर रहे थे तो कोई स्मोक, वही कुछ के हाथों में इंजेक्शन थे। ये सब कहने को तो बड़ी बड़ी फैमिली से थे, लेकिन इनकी नाइट लाइफ अलग थी। भले ही ये तो दिन में बहुत बड़े सोशलाइट रहते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा तो रात में सामने आता है, जहां ये सब अय्याशी किया करते थे। वही हर कोई किसी ना किसी को किस कर रहा था। वही मायरा भी दो लड़कों के बीच बैठी हुई थी। आज जो भी हुआ था उससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए यहाँ आ गई थी और यहाँ एंजॉय कर रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी ये कदम उसका खुद की बर्बादी की तरफ था, लेकिन कैसे ये तो बाद में ही पता चलेगा।
वहीं लंदन में मानस बेचैनी से अपने कमरे में घूम रहा था। थोड़ी देर पहले ही तो उसकी बेचैनी कम हुई थी, लेकिन वापस ये बेचैनी अलग थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो अपना फोन निकाल के किसी को कॉल करता है और बिना सामने वाले की बात सुने वो ऑर्डर देते हुए बोलता है, उसका ख्याल रखना, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, उससे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये बोल वो कॉल कट करता है और खुद से बोलता है, हे भगवान मेरी गुड़िया का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होने चाहिए। ये बोल वो वापस से बैठ जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य को नींद नहीं आ रही थी, उसे घबराहट सी हो रही थी। वही वो बेड पर लेटे हुए ही परेशान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और अपने पास सो रहे दक्ष को देखने लगता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। दक्ष को देखकर ही उसे थोड़ी शांति मिल रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। वही अनामिका के अपार्टमेंट में अनामिका के अपार्टमेंट का गेट धीरे से खुलता है और अंधेरे में कुछ कदम अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। ये 5 लोग थे जिन्होंने अपने आप को अच्छे से कवर किया था, उन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वो धीरे धीरे अंदर आते हैं और आखिरी वाला इंसान गेट को अंदर से बंद करता है और वो लोग घर में अनामिका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अनामिका के साथ वो कुछ और भी ढूंढ रहे थे और वो लोग हर चीज इधर उधर फैला रहे थे। वही उनमें से एक इंसान अनामिका को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाता है। वहां आते ही उस इंसान को अनामिका जमीन पर सोई हुई दिखाई देती है। वो इंसान धीरे से बेड के पास जाता है और वहां से एक तकिया उठाता है और अनामिका की तरफ बढ़ जाता है। वही इन सब से बेखबर अनामिका आराम से सो रही थी। वही वो इंसान अनामिका के पास पहुंच गया था और बिना कोई मौका दिए वो उस तकिए को अनामिका के मुंह पर रख देता है और दबाने लगता है। वही अनामिका को जब सांस लेने की तकलीफ होती है तब जाकर उसकी आंख खुलती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। वो अपने हाथ पैर मार रही थी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उससे यह रहा था कि आज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस होता है। वो उसे पकड़ लेती है और बिना किसी चीज पर ध्यान दिए उससे सामने वाले इंसान के सर पर मार देती है। वही अनामिका के हाथ में वो फोटो फ्रेम ही थी जो सोते वक्त उसके साथ थी। वही हमला करने से वो फ्रेम टूट जाती है और कांच उस इंसान के सर पर घुस जाता है, जिससे वो अनामिका से दूर जाकर गिर जाता है। इसके साथ उसकी चीख निकल जाती है और वो उससे दूर गिर जाता है। वही अनामिका जब खुद को फ्री पाती है तो खुद की सांसों को काबू करने की कोशिश करती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में अभी भी वो टूटी हुई फ्रेम थी, उसके कुछ कांच के टुकड़े अनामिका के हाथ ही भी चुभ रहे थे। वही अनामिका उस फ्रेम में से उस फोटो को निकाल लेती है और उसे अपने लोवर की जेब में रख लेती है, लेकिन अभी भी वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करके उसकी नजर सामने तड़प रहे इंसान पर जाती है, लेकिन अनामिका में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ अभी यहाँ से जैसे तैसे निकलना था। वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने अपने आसपास बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे जैसे तैसे करके गेट तक पहुंचना चाहती थी। वो धीरे धीरे अपने आसपास रखी चीजों का सहारा लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी कोई पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। वही अनामिका की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। वही वो इंसान अनामिका के बाल पकड़कर वहां की दीवार पर दे मारता है, जिससे अनामिका की चीख निकल जाती है एयर वो जमीन पर गिर जाती है। वही तभी 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और उनके सामने अनामिका जिसके सर से खून निकल रहा था। वही उन चारों में से एक इंसान बोलता है, 5वां कहाँ है? वही पहला वाला इंसान बोलता है, ये लड़की ने उस पता नहीं क्या मारा जिससे वो अंदर ही कमरे में पड़ा हुआ है। दूसरा इंसान बोलता है, ये लड़की, इसके जड़ ही हाथ पांव चलते हैं, ना रुक, अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता है। अब ये बोल वो चारों अनामिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही अनामिका अपना सर पकड़कर डर से पीछे खिसकने लगती है और रोते हुए नहीं में सर हिला रही थी। वो उनसे बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए ले जाए, अगर आपको पैसे भी चाहिए तो मैं, आप जितने पैसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करिए। वही उन चारों में से जो सबसे आगे था वो हंसते हुए बोलता है, तू हमें उतना नहीं दे पाएगी जितना हमें तुझे मारने के लिए दिया गया है। अब देख शांति से हमारे पास, आज हम तुझे अच्छी मौत दूंगा, वरना तू जितनी देर करेगी उतनी ही तेरी मौत भी दर्दनाक होगी। लेकिन वही अनामिका डरते हुए पीछे खिसक रही थी और ना में अपना सर हिला रही थी और रोती जा रही थी। वही वो लोग धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ रहे थे।
वही आदित्य की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई अपना बहुत तकलीफ में है और उससे बहुत दूर जाने वाला है। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो दक्ष के आसपास तकिया लगाकर वहां से बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। वो खुद से बोलता है, कौन है मेरा अपना जो तकलीफ में है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। वो ये बोल अपनी आंख बंद कर लेता है। वही अपनी आंखें बंद करते ही उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। ये देख वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे हो क्या रहा है, नहीं सब ठीक है। ये बोल वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ कोई अंधेरे में किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वाला फोन नहीं उठा रहा था। वही वो खुद से बोलता है, उठाओ उठाओ फोन उठाओ, कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए, हम उसे खो देंगे। वही कॉल कट हो जाता है। वही दोबारा कॉल कनेक्ट होता है। ये देख वो इंसान तुरंत बोलता है, जल्दी करो, उस औरत ने किसी को उसे मारने का ऑर्डर दिया है, हमारे पास टाइम कम है। ये बोल वो तुरंत कॉल कट करके वो सिम तोड़कर वॉशरूम में फ्लश कर देते हैं। वही दूसरी तरफ ये फोन किसी और ने नहीं, समर ने उठाया था। वो अभी फ्रेश हो रहा था इसलिए उसे टाइम लग रहा था, लेकिन सामने वाले की बात सुनकर उसके पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। वो तुरंत अपना फोन लेकर बाहर भागते हैं। वही हॉल में सितारा और कार्तिक शांति से बैठे हुए थे। वही समर बिना आसपास किसी चीज पर ध्यान न दिए मानस के कमरे की तरफ भाग पड़ता है। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। वही उसे ऐसे हड़बड़ाते हुए जाते देख कार्तिक और सितारा को भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं और वो लोग देखते हैं कि समर मानस के कमरे के बाहर खड़ा था और गेट बजा रहा था। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं तब तक मानस ने अपने रूम का गेट खोल लिया था। वही समर हड़बड़ाते हुए बोलता है, भाई उनका फोन आया था, गुड़िया खतरे में है, हमें उससे बचाना होगा। वही ये सुन सब हैरान हो जाते हैं। कार्तिक आगे आता है और समर को पकड़कर बोलता है, साफ साफ बोलो क्या हुआ गुड़िया को। वही समर सब बता देता है। वहां ये सुन सब परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें गुड़िया की चिंता हो रही थी। वही मानस बिना ज्यादा कुछ सोचे अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। जब सामने से कॉल रिसीव होता है तो मानस बिना कुछ सुने तुरंत बोलता है, मैंने कहा था ना गुड़िया का ध्यान रखना, तुम सब कर क्या रहे हो। वही सामने की तरफ कुछ गार्ड्स थे, उन्हें मानस की बात समझ नहीं आती है इसलिए वो बोलते हैं, लेकिन सर हम के अपार्टमेंट के बाहर ही है और अपार्टमेंट की लाइट बंद है और सब शांत लग रहा है। वही मानस चिल्लाते हुए बोलता है, जरूरी नहीं जैसा हमेशा दिखे वैसा ही हो जाओ तुरंत गुड़िया के अपार्टमेंट में, अगर गुड़िया को कुछ भी हुआ तो तुम सब खुद को ही मार लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही ये सुन बॉडीगार्ड तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। वही वो आदमी जिस पर अनामिका ने हमला किया था उसने भी बहुत हद तक अब खुद को संभाल लिया था। वो भी बाहर आ जाता है अपने दोस्तों के पास और अनामिका को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, अब रुक, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तेरे पर तो मैं ही कटूंगा। ये बोल वो पांचों अनामिका की तरफ बढ़ जाते हैं। वही अनामिका जमीन में गिरी हुई ही पीछे खिसक रही थी। वो अपने आसपास ही देख रही थी, शायद उसे कुछ मिल जाए, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं था। तभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है जहां बालकनी थी। ये देख उसका दिमाग दौड़ता है। वो देखती है उनके पास अभी भी मौका है, इसलिए वो तुरंत थोड़ी हिम्मत करके खड़ी होती है। वही वो पांचों लोग देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे, जैसे कह रहे हो भागना है चल भाग कर दिखा। वही अनामिका अपनी जगह से खड़ी होती और तुरंत बालकनी की तरफ भागती है। वही वो लोग भी अनामिका के पीछे बालकनी के पास भागते हैं, लेकिन तब तक अनामिका ने गेट बंद कर लिया था। वही वो लोग बार बार बालकनी के गेट को पीट रहे थे, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक आदमी वही पड़े वास को उठाकर बालकनी के गेट पर जोर से मरता है, जिससे कांच का गेट टूट जाता है। वही ये देख अनामिका डर जाती है। वही वो आदमी आगे आता है जिसको अनामिका ने मारा था। वो अनामिका की गार्डेन को पकड़ लेता है। वही अनामिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वही वो इंसान अनामिका को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है। वही अनामिका की आंखें बंद थी और वो नीचे गिर रही थी। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से होकर निकल जाती है। उसे अपनी दूसरी जिंदगी का मतलब समझ नहीं आता है। वो बिना अपना बदला लिए जा रही है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है।